रायपुर पुलिस ने आउटर कॉलोनियों में छापा मारकर बिना सूचना बसे बाहरी लोगों की पहचान की। गुरुवार सुबह हुए इस अभियान में 2000 से अधिक संदिग्धों को पुलिस लाइन ग्राउंड लाया गया। इनमें जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी समेत अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं, जबकि कुछ नेपाल के रास्ते भारत आए हैं। पुलिस इनका डेटा मिलान कर रही है और संदेहियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं मिल रही थी कि रायपुर जिले के थाने क्षेत्रों में संदिग्ध लोग रह रहे हैं, दूसरे राज्य से आए हुए हैं और यहाँ रह रहे हैं, किंतु उसकी जानकारियाँ थाने में नहीं थी और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, इस प्रकार की सूचना थी। इस सूचना की तस्दीकी के लिए आज अभियान छेड़ा गया है। लगभग 2000 से 2500 लोगों को यहाँ पर लाया गया है, उनसे जानकारियाँ एकत्रित की जा रही है और इसमें अधिकतर लोगों ने संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, अपना मुसाफिरी दर्ज नहीं कराई है, तो उनसे फॉर्म भराए जा रहे हैं, उनके आधार का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ आधार है जो जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनकी जानकारियाँ संबंधित राज्यों से मंगाई जाएगी। यदि सही नहीं मिला तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बीच में आप लगातार देखे होंगे कि कुछ लोग गार्ड्स के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं और चोरी या लूट जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, उनको जेल भेजा गया है। तो हम संबंधित राज्यों में इनकी जानकारियाँ शेयर करेंगे। मुसाफिरी जो रोल भेजेंगे यहाँ से, जो क्रिमिनल हिस्ट्री शीट का रोल भेजेंगे और वहाँ से तस्दीकी कराएंगे कि कोई आपराधिक लोग तो यहाँ, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोग तो यहाँ नहीं रह रहे हैं, और वहाँ से जानकारी यदि मिल जाएगी और इस प्रकार से कोई संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों की जांच को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में कहा कि अवैध निवासियों के कारण प्रदेश की कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम जनता को खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई है कि इनकी कोई पहचान नहीं है, जिससे सुरक्षा को गंभीर चुनौती मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासन पूरी गंभीरता से जांच कर रहा है और अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस प्रकार से अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। राजधानी में अवैध निवासियों की जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि हर मुद्दे को चुनाव से जोड़ना उनकी पुरानी आदत बन गई है। ये कानून व्यवस्था और प्रदेश की सुरक्षा का मामला है, जिसे सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना के जल को जहरीला बताने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री खुद यमुना का जल पी चुके हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मौका देकर एक हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इससे इनकी विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी का झूठ एक बार फिर उजागर हो गया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री स्वयं यमुना के जल को पी रहे हैं, आचमन कर रहे हैं और ये प्रमाणित होता है कि कैसे झूठे हैं ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग। कभी एक हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो इनकी विश्वसनीयता तो समाप्त हो ही गई है।
ये कितने बड़े झूठे हैं ये बार बार प्रमाणित हुआ है। रायपुर में 2000 संदिग्धों से पूछताछ को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रही है। बैज ने कहा कि साल भर से सरकार काम कर रही है, फिर भी अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पाया। प्रदेश में अन्य राज्यों से आए अपराधियों का दबदबा बढ़ रहा है, जिससे क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पिछले सरकार पे आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि सरकार में रहकर भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूं वो बेहतर होता। इसलिए आरोप लगाकर अपने नाकामियों को छुपाने का भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा तरीका है। देखिए कौन है क्या है, देखिए हम तो लगातार इस चीज को सवाल उठाते रहे हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। मॉर्निंग वॉक में निकले वहां चाकू मार दिया जाता है, कोई इवनिंग वॉक में निकले वहां चाकू मार दिया जाता है। राजधानी में कई संदिग्ध और कई अपराधी, और मैं समझ राज्य से अन्य राज्यों से भी अपराधी यहाँ पे पैर पसार चुके हैं, गैंगस्टर पैर पसार चुके हैं। तो सरकार अभी तक सो क्यों रही है? अभी तक सरकार जागी नहीं है। निश्चित रूप से जहां भी ऐसे परिस्थितियां हो, संदिग्ध दिखे, उन पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और अपराध को रोकना चाहिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 फरवरी के बजट से आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में देश की जनता को लूटा गया, जिससे गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ गई। बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी हो रही है। बीजेपी सरकार ने शराब बिक्री को बढ़ावा दिया, लेकिन किसानों और युवाओं के लिए कोई ठोस बजट नहीं दिया। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं होगा। देखिए अभी तक तो इस 10 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है, देश की जनता के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है और ना ही 1 फरवरी को जो बजट आएगा उससे उम्मीद है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। महंगाई नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और ना ही देश के विकास के लिए इस सरकार के पास कोई एजेंडा भी नहीं है, बल्कि देश की जनता को लूटने का काम इस 10 साल में हुआ है। आम आदमी गरीब और गरीब होता चला गया, मध्यम वर्ग गरीब होता चला गया और कुछ परसेंटेज अमीर उनके चहेते इस 10 साल में अमीर होते गए। इसलिए अमीरी और गरीबी का खाई इस 10 साल के मोदी सरकार में खाई बढ़ गया है। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है और रुपये और कमजोर होता गया है। 86 रुपए तक पहुंच गया है डॉलर की कीमत। मतलब सोच लीजिए कि रुपया कमजोर डॉलर मजबूत, मतलब देश की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है। और मुझे इस बजट से तो कहीं भी उम्मीद नहीं है कि देश की जनता के लिए कोई भलाई हो सके।